हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनकम टैक्स में चैप्टर कैपिटल गेन टॉपिक एग्जेम्पशंस। हमने लास्ट टॉपिक में ऑलरेडी कवर किया एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F। बिकॉज इसमें क्या है, दोनों केस में सेम है, इन्वेस्टमेंट जो है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में हो रही है। ठीक है, तो चलिए अभी डिटेल में देख लेते हैं सेक्शन 54F, जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ अदर, कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। याद रखें, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कैपिटल एसेट की, और उसको इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, इन हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये आपका कवर्ड होता है सेक्शन 54F में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडिविजुअल एंड HUF, ये बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, जो एसेट ट्रांसफर हो रही है ओल्ड, क्योंकि अब आप नए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एसेट ट्रांसफर होगी उसका नेचर क्या होना चाहिए, वो कैसी एसेट है, एनी किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, लेकिन याद रखें रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक्सक्लूडेड है क्यों, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर्ड है सेक्शन 54 में, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो डबल सेक्शन की जरूरत नहीं है ना, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नेचर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म हो गया। नेचर क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंडीशंस देख लेते हैं हम कि क्या क्या कंडीशंस थी, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करेंगे, सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी। ओके, ठीक है, तो कंडीशंस देख लेते हैं या रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने क्या रखी है, कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हैं क्या कंडीशंस थी। ठीक है, जिस डेट को ट्रांसफर हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैच है। ठीक है, जिस डेट को ट्रांसफर हो रहा है उस समय उस वक्त उसके पास मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो उसका ओनर होना चाहिए, ओन कर रहा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, ही मस्ट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट है, एक ये रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और फिर परचेज करना है उसको रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है, कितने पीरियड में, विद इन 1 year। ठीक है, ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, उसको कोई भी एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, रेजिडेंशियल हाउस उसे परचेज कर लेना है। ठीक है, और अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो विद इन 3 years। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांसफर, सेल की डेट ऑफ द ट्रांसफर, यहाँ पे भी डेट ऑफ द ट्रांसफर के विद इन 1 year में उसे परचेज कर लेना है, और वो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो विद इन 3 year में कोई भी रेसिडेंशियल हाउस जो है वो उसे इन्वेस्ट करना है, परचेज कंस्ट्रक्ट करा लेना है। लेकिन ठीक है, उसके बाद जो न्यू एसेट है, ठीक है, वो इंडिया में ही होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यू एसेट होगी वो इंडिया में होनी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार में एक ही प्रॉपर्टी, ठीक, जो नई इन्वेस्ट होगी। कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, लास्ट वाले क्लॉज में किसको इन्वेस्ट कर रहे थे, लॉन्ग टर्म। सेक्शन 54 में किसे इन्वेस्ट कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। रिकॉल करेंगे सेक्शन 54 में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल जो आया था कैपिटल गेन उसको इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, इस केस में हमें क्या इन्वेस्ट करना है, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें क्या इन्वेस्ट करना है, जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना है हमें न्यू एसेट में, वो क्या होगा, वो नेट कंसिडरेशन यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, नेट कंसिडरेशन मीन्स कि जो पहला एसेट था
आपके पास एसेट था, उसको आपने ट्रांसफ़र किया है, उसके बदले में आपको कुछ मिला होगा, कैश मिल सकता है, शेयर्स मिल सकते हैं, और कोई एसेट्स मिल सकता है ना? तो ये जो टोटल है, इसको बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। तो जो नेट कंसिडरेशन है वो इन्वेस्ट होगा आपके न्यू परचेज या आपके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, इसका एक स्पेसिफिकली फॉर्मूला है। आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया होगा इस ईयर में, और जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी है, ठीक है, आपने अमाउंट जो इन्वेस्ट करी है रेजिडेंशियल हाउस में, दैट डिवाइडेड बाय आपका नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन, नेट माने आपका जो एक्सपेंसेस है उसको निकालने के बाद जो बैलेंस आता है वो होता है नेट कंसिडरेशन, ठीक है? अब इसके साथ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है? जैसे लास्ट क्लॉज में भी दो तीन कंडीशंस दी हुई थी कि उसको 3 साल तक होल्ड करके रखना है ना? वैसे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम उन कंडीशंस या उनको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है? टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, उसको टाइम लिमिट और जो है इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है वही सेम है, 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है, अगर परचेज कर रहे हैं तो। और अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो डेट ऑफ द ट्रांसफ़र के विद इन 3 ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कर लेना है, ठीक है? और जब आपने नया एसेट लिया है, जो नया हाउस है, ठीक है, न्यू हाउस, जो न्यू हाउस आपने जिस पे इन्वेस्ट किया है, चाहे परचेज किया हो चाहे कंस्ट्रक्शन किया हो, ठीक है, उसको 3 साल तक होल्ड रखना है इस केस में, ठीक है? कब से? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से 3 साल तक, और डेट है कैच करेंगे, ठीक है? 3 साल तक आपको उसे होल्ड करना है। अगर मानिए आपने 3 साल के अंदर अंदर ही उसको सेल कर दिया या किसी प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया, तो सेम हो जाएगा आपका, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा आपका उस हाउस को सेल करने से, ठीक है? और जो लॉन्ग, इस केस में यहाँ पे ये कैच है कि लास्ट टाइम में सेक्शन 54 में हम जो कैपिटल गेन था उसको एडजस्ट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, ठीक है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एडजस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने न्यू जो इन्वेस्टेड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको विद इन 3 ईयर्स में, ठीक है, विद इन 3 ईयर्स में, 1 सेकेंड, सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टी वी आर फेसिंग। ओके, विद इन 3 ईयर्स में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? आपने न्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को विद इन 3 ईयर में, क्योंकि होल्डिंग पीरियड क्या बोला है, इसको 3 साल तक रोक के रखना है, पकड़ के रखना है। ये इसलिए भी रखते हैं ना, कई बार क्या मनी रोटेशन होने लगता है, खरीदते हैं एग्जेम्पशन लेने के लिए, दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर तुरंत हटा देते हैं। इसीलिए कंडीशन रखा गया कि उसे 3 साल तक रोक के रखना है। अगर आपने विद इन 3 ईयर में उसे सेल किया है तो जो आपका न्यू, आपने जो ट्रांसफ़र किया है, न्यू प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफ़र की है, उसका तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है? और आपको जो पहले एग्जेम्पशन मिला था, ठीक है, आपको एग्जेम्पशन मिला था, है ना, क्योंकि आपने ये सारी क्राइटेरिया फिक्स कर ली थी, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है? क्लियर हो गया? मैं अभी आपको फिर से एक बार क्लियर कराती हूँ। मैं डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है? डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है? डायग्राम प्रेजेंटेशन, सेक्शन 54F, ठीक है, एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एंड HUF के केस में, ठीक है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैच है, सेक्शन 54 में हाउस प्रॉपर्टी था, यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ये स्पेसिफिकली एक्ट में कवर है, ठीक है? और
इस डेट को, ठीक है, कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन क्या है, एसएससी के पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिस डेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैपिटल एसेट है, इसको किसी भी प्रकार से इन्होंने ट्रांसफ़र किया होगा और इनके पास मनी आई होगी या कुछ भी कोई अदर अमाउंट आया होगा, ठीक। इनके पास पैसे आए, इन्होंने सेल किया, ट्रांसफ़र किया, इनके पास पैसे, अब इन्होंने ये अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर ली, ठीक। इन्वेस्ट किस में करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ठीक। इन्वेस्ट किया आपने, जो है न्यू कंस्ट्रक्शन जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, ठीक है, ये आप कब कितने ड्यूरेशन में कर लेते हैं ये चेक करना है, ठीक। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो मानो ये जैसे अपनी न्यू प्रॉपर्टी है, तो जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र है ना, ये जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है आपकी, 1 सेकेंड, ये जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, इससे 1 साल पहले या विद इन 2 ईयर में आप नया घर ले लेंगे, परचेज अगर कर रहे हैं तो। और अगर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं आप, तो इसी डेट ऑफ ट्रांसफ़र के विद इन 3 ईयर में आप अपना नया घर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो। और परचेज है तो 1 साल पहले या विद इन 2 ईयर में। आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है, आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो ये जो ट्रांसफ़र आपने किया था यहाँ पे, ठीक है, आपने सारी कंडीशन फुलफिल की, तो अब इस पे एग्जेम्पशन मिलेगा। अब ये आपने ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे कैपिटल गेन कंप्यूट होता है ना, तो अब इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको, है ना। आप लॉन्ग टर्म, आप पहला लेक्चर ही रिकॉल करें कि कैसे हम कंप्यूट करते थे, है ना। आपका जो नेट अमाउंट है उसमें एग्जेम्पशन हटा दे तो बैलेंस आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है कैपिटल गेन की। तो एग्जेम्पशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि आपने एग्जेम्पशन ले लिया, और बैलेंस अगर कुछ बच रहा है तो आप उस पर टैक्स पे करेंगे, ठीक। अब कंडीशन क्या रखी लॉ ने कि ये जो नया घर है ना, इसको कम से कम 3 साल तक होल्ड रखो। अगर होल्ड रखा तो ठीक है, सपोज नहीं रखा, ठीक है, आपने कंडीशन नहीं फुलफिल की, आपने 3 साल से पहले उसे सेल कर दिया, तब क्या होगा, अब जब सेल किया इस नए हाउस को, तो इसको तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह कंप्यूट कर देंगे, ठीक। बट ये जो आपने एग्जेम्पशन यहाँ पे कंप्यूट किया था, ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क दे दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 54 एंड 54F। मैं आपको वर्बली कुछ आध पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। पहला कि सेक्शन 54 जो है वो क्या बोलता है कि आपको ट्रांसफर क्या करना है, रेसिडेंशियल। चलिए मैं वो भी आपको ड्रॉ करा दे रही हूँ, 1 सेकेंड। मैं एक ब्रीफ ड्रॉ करा दे रही हूँ, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट यू टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। 54F, ठीक है। यहाँ पे आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी जो ओल्ड प्रॉपर्टी जा रही है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और यहाँ पे एनी कोई भी एसेट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में सेम क्या है, सेम है कि एक तो इंडिविजुअल और HUF पे लग रहे दोनों, और दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। ये दोनों में सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो सेक्शन 54 में और क्राइटेरिया है, 1 ईयर पहले का परचेज एंड 3 ईयर आपका, और 2 ईयर का परचेज और 3 ईयर का कंस्ट्रक्शन, ये सेम है, ठीक है। और क्या सेम है आपका, अब डिफरेंस पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है। इसमें जो न्यू एसेट एक्वायर करने की बात थी उसमें 2 करोड़ की लिमिट थी, और 2 हाउसेस तक आप कर सकते थे, ठीक है, जो न्यू एसेट आपको एक्वायर करनी है, ठीक है। और इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन रख दी थी इन्होंने, ये रिस्ट्रिक्शन एक ही मान लेते हैं, ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन थी, इसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि एसएससी के पास उस दिन एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1 हाउस, एक से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए, ओनर उसका, वो ओनर केवल एक ही हाउस का होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस डेट को ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। चाहे उसने वो परचेज किया हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 1 साल
के अंदर अंदर, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल एसेट, और 3 इयर्स में कंस्ट्रक्ट कराओ, ठीक। तीसरा क्या डिफरेंस है कि आपको दोनों केस में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैच है, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपका नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है, जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुई है, ठीक। चौथा आपका एग्जेम्पशन का कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, ठीक है। और बाकी लास्ट जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो दोनों में सेम है, 3 साल का। और डिफरेंस क्या है, होल्डिंग पीरियड न्यू एसेट का क्या है 3 इयर्स, ये सिमिलैरिटी है ना। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर सेल विद इन 3 इयर्स कर दिया न्यू एसेट को, ठीक, सेल विद इन 3 ईयर किया, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एग्जेम्पशन एडजस्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू एसेट है उस केस में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, बट एग्जेम्पशन जो अर्लियर मिला था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ये मैंने एक आपको ब्रीफ चार्ट बना दिया, आप इस पर फिर से एनालिसिस करो और एक डिटेल आंसर मुझे सेट करके भेजो, व्हाट यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F, ठीक है। आई होप you are clear with both these sections. We will cover the numerical separately or the full-fledged in case of a capital gain, ठीक है। So take care, see you in the next lecture with the new topic.